हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जावा में भी ऑपरेटर्स उतने ही प्रकार के होते हैं जितने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। हाल ही में मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट में ऑपरेटर्स के अंदर सभी ऑपरेटर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर ऑलरेडी रखी हुई है। मैं उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं और वहां से भी ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक जैसे ही होते हैं और सब एक जैसे ही वर्क करते हैं, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज और जावा में भी जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो एक जैसे ही हैं। दोनों में ही सभी ऑपरेटर्स के काम करने का तरीका सेम ही होता है, बस लिखने का तरीका यानी कि जो सिंटैक्स होता है वही बदल जाता है। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपनी आगे की वीडियो में और देखते हैं कि जावा में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं कि ऑपरेटर्स जावा में कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात कि ऑपरेटर होता क्या है। किसी दो नंबर या दो वेरिएबल या किसी एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन करना होता है तो ऐसे किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक n1 वेरिएबल है जिसके अंदर 10 रखा हुआ है और एक n2 वेरिएबल है जिसके अंदर 20 रखा हुआ है। तो n1 और n2 दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम n1 और n2 को जोड़ना चाहते हैं तो हम n1 प्लस n2 लिखेंगे। इसी प्रकार से कोई दो नंबर है जैसे कि हमारे पास 12 एंड 15, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में हम एक ऑपरेशन यानी कि एक सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो वेरिएबल हैं या जो दो वैल्यू हैं जिनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो ये जो वैल्यूज होती हैं या फिर वेरिएबल होते हैं इनको कहा जाता है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स वो वेरिएबल या नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराया जाता है। इसी प्रकार से ये भी हमारे ऑपरेंड्स हैं और इन ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो सिंबल है बीच में लगा हुआ प्लस। तो जो प्लस का सिंबल है इसे कहा जाता है ऑपरेटर। इसी तरीके से प्लस की जगह पर हम माइनस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, डिवाइड लिख सकते हैं, मॉड का सिंबल लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो हमारे पास जावा में भी इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स बनाए गए हैं यानी कि सिंबल्स बनाए गए हैं और उन सिंबल्स की मदद से हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं जावा में कि कितने प्रकार के ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। जावा में जो ऑपरेटर्स होते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, दूसरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, तीसरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, चौथे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और पांचवें हमारे बिटवाइज होते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो किसी दो नंबर या दो वेरिएबल या किसी एक नंबर और वेरिएबल के बीच में हम किसी प्रकार का अरिथमेटिक ऑपरेशन करने का काम करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जैसा कि हम सब भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लस का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क का यूज करते हैं, डिवाइड के लिए स्लैश यूज करते हैं, मॉड का सिंबल होता है। मॉड का सिंबल क्या करता है, दो नंबरों को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है उसे उठाने के लिए मॉड का सिंबल लगाया जाता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर 5 मॉड 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर मतलब है कहना का कि 2 को 5 से डिवाइड कर दो और जो भी आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर जो बच रहा है वो आंसर के रूप में देगा हमारा परसेंटेज का सिंबल। वहीं पर जो स्लैश होता है वो क्या करता है, ये क्वोशिएंट यानी कि आंसर को उठाता है। इसी के साथ साथ हमारे पास डबल प्लस और डबल माइनस होते हैं। जैसा कि मैं सी लैंग्वेज की वीडियो में बता चुका हूं कि डबल प्लस और डबल माइनस को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंतर्गत भी लाया जाता है और इनको अलग से नाम भी होता है जिसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। और ये जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं। जैसे कि ए वेरिएबल है जिसके अंदर 10 वैल्यू रखी हुई है, तो अगर हम ए प्लस प्लस लिखते हैं या फिर प्लस प्लस ए लिखते हैं। इसी तरह से अगर कोई बी वेरिएबल है जिसके अंदर 13 रखा हुआ है तो हम बी माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस बी लिखते हैं। तो ये हमारे एक वेरिएबल पे काम कर रहे हैं।
तो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस का हो, आप आगे भी लगा सकते हैं वेरिएबल के और पीछे भी लगा सकते हैं। तो आगे और पीछे दोनों ही तरीके से इन्हें परफॉर्म कराया जा सकता है। प्लस प्लस का मतलब होता है 1 का इंक्रीमेंट और इसी तरह माइनस का मतलब होता है 1 का डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर ए प्लस प्लस का मतलब है कि ए के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। इसी तरीके से प्लस प्लस ए का मतलब भी यही है कि ए के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दो। जब ये सिंबल बाद में लगता है तो इसे कहते हैं पोस्ट, यानी कि बाद में, और जब ये प्लस प्लस का सिंबल किसी वेरिएबल के पहले लगता है तो इसे कहते हैं प्री। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस का सिंबल भी बाद में लगा हुआ है तो ये कहेंगे पोस्ट, और जो पहले लगा हुआ है इसे कहेंगे प्री। प्लस प्लस होगा तो इंक्रीमेंट और माइनस माइनस होगा तो डिक्रीमेंट, यानी कि अगर ये प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है जैसे कि, तो इसे कहेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरीके से प्लस प्लस का सिंबल किसी वेरिएबल के पहले लगा हुआ है तो इसे कहेंगे प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि दोनों जगह इंक्रीमेंट ही हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस माइनस हो रहा है लेकिन वेरिएबल के बाद में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ पर वेरिएबल के पहले माइनस माइनस लगा है तो यानी कि प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। और इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूनरी ऑपरेटर्स का जो वीडियो है सी लैंग्वेज का, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा और आप लोग वहां पर जाकर के और अच्छे से समझ सकते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स किस प्रकार से काम करते हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर जावा में वो सब सी लैंग्वेज के समान ही हैं, जैसे वहां पर होते हैं वैसे ही यहाँ पर होते हैं, कुछ भी अंतर नहीं होता। दोनों में काम करने का तरीका एक ही होता है, बस लिखने का तरीका यानी कि जो सिंटेक्स होता है वो बदल जाता है। इस वजह से मैं सभी ऑपरेटर्स को यहाँ पर एक ही वीडियो में समझा दे रहा हूँ, अलग अलग इनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को और अच्छे से समझना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के सी लैंग्वेज की जो प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने बना रखे हैं सभी प्रकार के ऑपरेटर्स के ऊपर सेपरेटली बनाए हुए हैं, और उन सभी सेपरेट वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग वहां से जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर किस प्रकार से काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को असाइन करने का काम करते हैं, जैसे कि इक्वल टू सबसे मेन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि x इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है कि 10 एक वैल्यू है जो असाइन की जा रही है x वेरिएबल को। प्रोग्रामिंग में इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखी गई वैल्यू या फिर वेरिएबल के अंदर रखी हुई किसी वैल्यू को हम असाइन करते हैं लेफ्ट हैंड लिखे गए वेरिएबल के अंदर, यानी कि ये 10 वैल्यू असाइन की जा रही है x वेरिएबल को। असाइन करने का मतलब होता है किसी वेरिएबल को देना या सौंपना। यहाँ पर x नाम के वेरिएबल के लिए एक मेमोरी लोकेशन बनाई जाएगी जिसके अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करा दिया जाएगा। यहाँ पर 10 वैल्यू इस प्रकार से स्टोर हो जाएगी। तो इक्वल टू हमारा सिंबल होता है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर में। इसी तरह से प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है, मॉड इक्वल टू होता है, कैरेट इक्वल टू होते हैं, एंड इक्वल टू होता है, पाइप सिंबल इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, और इसी तरह से लेस देन इक्वल टू होता है। अब ये सभी कैसे काम करते हैं आइए अच्छे से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर सभी को ना समझा करके एक दो एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझा दूंगा कि यहाँ पर ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक x वेरिएबल है जिसके अंदर 1 रखा हुआ है और एक y वेरिएबल है जिसके अंदर 2 रखा हुआ है। अब अगर हम x प्लस y करते हैं और इन दोनों का सम किसी नए वेरिएबल यानी कि z में असाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। 1 + 2 किया जाएगा तो आएगा 3 एक वैल्यू है जिसे z वेरिएबल में असाइन कर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर इनका कोई यूज नहीं है। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक एनो नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 30 पड़ा हुआ है, या कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। अब अगर हमें क्या करना है कि एनो वेरिएबल के अंदर किसी प्रकार की चेंज करने हैं और चेंज करके वापस हमें एनो वेरिएबल में ही नई वैल्यू को रखना है। यहाँ पर देखिए कि दोनों वेरिएबल के सम को हमने एक नए वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है। तो यहाँ पर पुराने दोनों वेरिएबल यानी x और y के अंदर जो रखी गई वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी, z वेरिएबल के अंदर अलग से एक 3 वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हमारे पास हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एनो के अंदर लेट सपोज कैसे लिखते हैं कि एनो प्लस 10 हो जाए, यानी एनो की जो भी वैल्यू है हमारे पास उसमें 10 जोड़ जाए, और 10 जोड़ने के बाद जो नया आंसर आएगा यानी कि एनो की वैल्यू है 30 और 10 इसमें जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 40। तो जो भी आंसर आ रहा है उसे किसी नए वेरिएबल में ना स्टोर करके अगर हम एनो वेरिएबल में वापस ही स्टोर करना चाहते हैं तो हमारी जो नई वैल्यू है वो भी क्या होगी, एनो वेरिएबल में हो जाएगी। तो एनो वेरिएबल की पुरानी वैल्यू जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि ओवरराइट हो जाएगी, और उसकी जगह पर 40 नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि किसी वेरिएबल के अंदर एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर की जा सकती है,
तो यहाँ पर अगर हम NO के अंदर पहले से इसमें 30 डाल करके रखे हुए हैं और अगर हम बाद में 40 डालने की कोशिश करेंगे तो 40 क्या करेगा, पुरानी वैल्यू को ओवरराइड करके खुद बैठ जाएगा उसकी जगह पर। दोनों वैल्यू एक साथ नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पर जब हमें किसी वेरिएबल के अंदर प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो या किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन करना हो और वो ऑपरेशन करने के बाद जो नया आंसर आ रहा है वो वापस हमें उसी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करना है, तो ऐसे केस में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर सेम वेरिएबल होता है। और जब यहाँ पर दोनों तरफ सेम वेरिएबल होता है तब हम इसे इस लाइन को शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। NO प्लस का ऑपरेशन कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, फिर लगाएंगे इक्वल टू और फिर जो भी नंबर जोड़ना या घटाना है वो लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर NO प्लस इक्वल टू 10, ये जो लाइन लिखी गई है और ये जो लाइन लिखी है दोनों लाइन सेम है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो नई वैल्यू को असाइन करता है किसी सेम वेरिएबल के अंदर। इसी प्रकार से NO के अंदर लेट सपोज कि अगर हम 10 न जोड़ करके 1 जोड़ रहे होते तो यहाँ पर NO प्लस इक्वल टू 1 लिखते, और जब 1 की बात आती है तो हम यूनरी ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि NO प्लस इक्वल टू 1 लिख से या फिर NO प्लस प्लस लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब 1 के केस में, केवल 1 के केस में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर 1 से बड़ा कोई नंबर है तो आप इस लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको फिर इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से NO के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं लेट सपोज कि 3 से, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जब शॉर्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल टू लगा हुआ है। इसी तरह से अगर माइनस करना चाहते हैं यहाँ पर तो NO की वैल्यू में से ये 3 माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद जो नया आंसर आएगा उसे वापस हम NO के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, तो यहाँ पर माइनस इक्वल टू लग जाएगा। इसी तरह से डिवाइड है, मॉड है, बहुत सारे और भी सिंबल्स हैं। तो ये हमारे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कि वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर डबल इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है और हमारे पास नॉट इक्वल टू भी होता है। यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा कि इसका नाम बता रहा है वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करता है और इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है इफ़ कंडीशन या फिर किसी भी प्रकार की कंडीशन को चेक करने में कि कोई चीज़ किसी चीज़ से बड़ी या फिर छोटी है या नहीं। लेट सपोज कि हमारे पास फिर से 2 वेरिएबल है N1 जिसके अंदर हम 32 डाल देते हैं और एक N2 वेरिएबल है जिसके अंदर 49 डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं N1 इज इक्वल टू N2। अब ये जो इक्वल टू या फिर कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर है वो डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, ये एक कंडीशन है जिसकी चेकिंग की जाती है। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाते हैं, जब इफ स्टेटमेंट या फिर कंडीशन को लगाते हैं उसके अंदर हम यहाँ पर इसको लिखते हैं और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या N1 N2 के बराबर है। यहाँ पर डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, N1 और N2 की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं है और दोनों सिमिलर डेटा टाइप की है या नहीं। तो यहाँ पर डबल इक्वल टू लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ लिखे गए वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा है कि कौन किससे बड़ा या छोटा है। यहाँ पर वैल्यू असाइन करने का काम नहीं हो रहा है। प्रोग्रामिंग में जो सिंगल इक्वल टू होता है वो असाइनमेंट का काम करता है, यानी वैल्यू असाइन करने का काम करता है। राइट हैंड साइड लिखी गई वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लिखे वेरिएबल में स्टोर कराता है और इसी प्रकार से यहाँ पर जो डबल इक्वल टू होता है वो वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि क्या N1 के अंदर रखी गई वैल्यू बड़ी या फिर बराबर तो नहीं है N2 के। और इसी प्रकार से लेस देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन केवल हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि अगर क्या N1 और N2 की वैल्यू बराबर नहीं है और अगर बराबर नहीं होगा तब ये जो है रिजल्ट देगा। और हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद ये बताते हैं कि ये जो चीज़ लिखी गई है दोनों को कंपेयर किया जा रहा है ये सही है या गलत है, यानी कि ये जो रिजल्ट देते हैं हमें वो ट्रू में देते हैं या तो फॉल्स में देते हैं। या तो ये बात सही लिखी होगी, अगर सही है तो ये ट्रू देगा और अगर ये जो लिखा गया है वो गलत है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि ये ट्रू या फिर फॉल्स में से कोई बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो ये जितने भी हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो सब वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं या वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद ट्रू या फिर फॉल्स यानी कि बुलियन वैल्यू के रूप में रिजल्ट को देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। यहाँ पर भी सी लैंग्वेज की तरह ही लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 होते हैं। एक डबल एंड का सिंबल होता है, एक डबल पाइप सिंबल होता है और एक
नॉट का सिंबल होता है। डबल एंड का सिंबल जो होता है इसे कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसी तरीके से ये है लॉजिकल और ऑपरेटर और ये होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। काम कैसे करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पर छोटा सा उदाहरण लेते हैं। लेट्स सपोज ए में 10 पड़ा हुआ है, बी में 13 पड़ा हुआ है और सी में 12 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अगर ए बड़ा है बी से और साथ ही साथ एक और कंडीशन को चेक करना चाहते हैं कि बी बड़ा है सी से, इन दोनों को एक साथ चेक करने के लिए हम बीच में किसी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ही कंडीशंस को चेक किया जाएगा और दोनों कंडीशन में से ट्रू या फिर जब फॉल्स मिलेगा उस पर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। ए ग्रेटर देन बी है, क्या ए बड़ा है बी से? नहीं, तो यहाँ से मिला फॉल्स। ये इस वाले कंपैरिजन ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया। इसी तरह से यहाँ पर क्या बी बड़ा है सी से? बी बड़ा है सी से, ये इसने दिया हमें ट्रू। जब ये दोनों ही कंडीशंस हमारी बुलियन रिजल्ट को देती हैं तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर इन रिजल्ट पे काम करता है। लॉजिकल एंड का कहना होता है कि मेरे साथ जितने भी कंडीशंस लिखी हैं वो जब तक सारी की सारी ट्रू नहीं होंगी तब तक मैं ट्रू नहीं कहूंगा। यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर ये जो पूरी कंडीशन लिखी गई है इसमें फाइनल आंसर जो होता है हमारा ये लॉजिकल ऑपरेटर देता है। जो ये लॉजिकल ऑपरेटर बोलेगा वही हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन अगर ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू कहेगा। और यहाँ पर अगर दोनों में से कोई एक गलत हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर लेट्स सपोज ये हमारा फॉल्स हो गया था, ये वाला ट्रू था, तो दोनों में से अगर एक भी गलत है तो ये हमारा रिटर्न करेगा फॉल्स। लॉजिकल एंड यही कहता है कि भाई हमारे आगे पीछे अगर दो कंडीशंस लिखी गई हैं या 3 लिखी गई हो या 4 लिखी गई हो, जितनी भी कंडीशंस आपको देना है लगा दीजिए, लेकिन जब तक सभी के सभी ट्रू नहीं होंगे तब तक मैं ट्रू नहीं कहूंगा। वो फाइनल जो आखिरी में लॉजिकल ऑपरेटर एंड हमारा है वो अगर ट्रू कहता है तो हमारी पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, और अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड फॉल्स कहता है तो हमारी पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स मान ली जाती है। तो यहाँ पर एंड कहता है कि भाई दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हम ट्रू कहेंगे। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तब भी ये फॉल्स रहेगा, और दोनों ही फॉल्स है तब तो ये फॉल्स रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार से हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, लॉजिकल और ऑपरेटर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कहता है कि हमारे साथ भी जितनी भी कंडीशन दी गई हैं आप दे सकते हो, लेकिन दोनों में से अगर एक भी सही हो गया तो मैं ट्रू कह दूंगा। तो इस प्रकार से अगर ये वाला फॉल्स है ये वाला फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स हैं अगर, तब तो ये फॉल्स कहेगा ही कहेगा। अगर दोनों में से एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो हमारा लॉजिकल और क्या कहेगा, दोनों में से अगर एक भी सही है तो ये ट्रू कह देगा। तो यहाँ पर एक सही है एक गलत है तो यहाँ पर ये ट्रू रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से अगर हमारा पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू हो जाता है तब भी दोनों में से एक तो सही है ना, तो ये हमारा लॉजिकल और क्या कहेगा, तब भी ये ट्रू ही कहेगा। इसी प्रकार से अगर हमारा दोनों ही फॉल्स होते हैं केवल तब ही ये क्या कहेगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। तो उम्मीद करता हूँ लॉजिकल एंड और लॉजिकल और दोनों ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नॉट को देख लेते हैं। लॉजिकल नॉट 2 या 2 से अधिक कंडीशंस के ऊपर काम नहीं करता है। यहाँ पर कैसे काम करना होगा, लॉजिकल नॉट के लिए एक कंडीशन है हमारे पास ए ग्रेटर देन बी, और इसको ब्रैकेट में लिख करके हम इसके आगे नॉट का सिंबल यानी कि एक्सक्लेमेशन का साइन लगा देंगे। यहाँ पर होगा क्या कि ए क्या बड़ा है बी से, ए के अंदर है 10 बी के अंदर है 13, तो 10 तो छोटा है 13 से, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब अंदर से कंडीशन हमारी मिलती है फॉल्स तो ये नॉट क्या करेगा, अंदर से अगर फॉल्स मिल रहा है तो ये पलट करके ट्रू कर देता है, और अगर अंदर से ट्रू मिल रहा है तो ये पलट करके फॉल्स कर देगा। यानी कि जो लॉजिकल नॉट होता है वो एक बार में एक ही कंडीशन के ऊपर काम कर सकता है, और उस कंडीशन से जो अंदर से मिल रहा है अगर ट्रू तो उसे कन्वर्ट करके फॉल्स कर देगा, और अगर अंदर से मिल रहा है फॉल्स तो ये कन्वर्ट करके ट्रू कर देगा, यानी कि अपोजिट कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज हम मशीन लैंग्वेज के नंबर्स यानी कि बाइनरी नंबर्स के साथ जब हम काम करते हैं उनके साथ काम करने में यूज किया जाता है। इनका आप लोग जो बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं इनमें बिटवाइज ऑपरेटर्स का कोई यूज नहीं है। अगर भविष्य में इसकी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर ये आप लोगों के सिलेबस में आता है या आप लोगों को कभी भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा। लेकिन फिलहाल बिटवाइज ऑपरेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। इनका यूज बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर जब काम किया जाता है तो वहां पर ज्यादातर होता है, और इसका अधिकतर प्रयोग पेपर वर्क पे होता है, यानी कि जब हम किसी हार्ड कॉपी या फिर पेपर पर अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या टेस्टिंग कर रहे होते हैं तब इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। हमें अपनी प्रोग्रामिंग में अगर हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स को लगा करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहां पर
हमें आउटपुट डायरेक्ट दिख जाएगा, लेकिन वो आउटपुट किस प्रकार से प्रोसेसिंग हुई है, किस प्रकार से सॉल्व किया गया उस ऑपरेशन को, ये नहीं दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे ऑपरेटर्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।